पिछले हफ्ते वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद आज फिर से लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। और हंगामा किस बात पर हुआ? राम के नाम पर, जी राम जी के नाम पर। आज लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में एक विधेयक पेश करते हैं। विधेयक का नाम रखा गया है सरकार की तरफ से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे आप शॉर्ट में करेंगे तो VBG राम जी आता है। इस विधेयक के पास होने पर यह मिशन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की जगह ले लेगा। विपक्ष को इस बदलाव से दिक्कत है। जैसे ही विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, हंगामा शुरू हुआ और इस विधेयक के विरोध में बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो ये सनक है, ये समझ में नहीं आ रही है। महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही थे और ये पूरे देश की यही भावना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि मेरे बचपन में मैंने एक गीत सुना था, गाया करते थे वो गीत, देखो ए दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। टीएमसी सांसद सौगत रॉय महात्मा गांधी के नाम की जगह राम का नाम आने पर आपत्ति जताते हुए नजर आए। विपक्ष के इन सवालों के जवाब विधेयक को पुनर्स्थापित करने से पहले खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस बापू के आखिरी शब्द राम थे, हे राम, उससे विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? सुनिए उस बयान को। कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। विपक्ष की आपत्ति नाम बदलने के साथ उसकी भाषा को लेकर भी है। नए विधेयक पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आपत्ति इस बात से है कि विधेयक का नाम उत्तर भारतीय भाषाओं से प्रभावित है, यानी हिंदी में है। लगभग ऐसी ही आपत्ति देश के पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम को भी है। उन्होंने भी ये कहा और उनको भी ये लगता है कि सरकार विधेयक का नाम रखने में हिंदी के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। इनको अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, इनको हिंदी से बड़ी दिक्कत है। हालांकि इनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारतीय भाषाओं में ग्रामीण लोगों के लिए बनाए गए कानून का नाम अंग्रेजी में क्यों रखा जाए? अगर वो जो भाषा समझ में आती है उसमें रखा जाए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसे इसलिए रखा जाए कि P चिदम्बरम साहब को और कार्ति चिदम्बरम साहब को और बाकी स्टालिन साहब को समझ में आ जाए। क्या MK स्टालिन के पिता का नाम करुणानिधि था? वो हिंदी भाषा के प्रभाव के कारण करुणानिधि कहलाए। MK स्टालिन ने अपने बेटे का नाम उदयनिधि किस दबाव में रखा? अंग्रेजी में रख देते? या P चिदम्बरम ने अपने बेटे का नाम कार्ति क्यों रखा? हिंदी या फिर उत्तर भारत की भाषा के प्रभाव से कोई अगर आपत्ति नहीं थी तो? हमारे देश की यही तो खूबसूरती है, किसी को किसी भाषा से ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमारे देश में विविधता ही एकता है जो भारत को एक बंद मुट्ठी की तरह मजबूत बनाती है। भारत की इसी खासियत से प्रभावित दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हुआ। भारत यात्रा से लौटने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे को याद करते हुए कहा था कि मैं कुछ दिन पहले ही भारत में था, वहां लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। अलग अलग हिस्सों में खान पान और भाषा बदल जाती है। वहां सब हिंदी में नहीं बोलते हैं, यहां तक कि कई मौकों पर वो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं भाषा के लिहाज से। इसके बावजूद एक साथ बंधे हैं, जो दुनिया के लिए सीख लेने वाली बात है। और इसीलिए अपनी सियासत के लिए स्टालिन या चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन भारत के लोग राम का नाम जुबान से बोल नहीं सकते। ये बेमतलब का तर्क है उनकी तरफ से। हाँ, एक तर्क जो प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर जयराम रमेश तक दे रहे हैं कि इस सरकार को हर योजना का नाम बदलना है, बस वो सनक सर पे चढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं का ये तर्क जायज है कि क्या नाम बदल देना है, क्या नाम बदल देना है। नाम बदलने के बाद क्या कोई तस्वीर बदल जाती है?
तो हमने आंकड़े देखे कि वाकई नाम बदलने का मसला तो दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद से बहुत नाम बदले गए। ये नाम बदला है, काम भी बदला है क्या? काम की रफ्तार बदली है? आंकड़े देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मोदी सरकार ने जिन योजनाओं को नए तरीके से लागू किया, उससे आम लोगों को फायदा भी मिला कि नहीं, हमने ये जानने के लिए आंकड़े खंगाले। और आंकड़े क्या बताते हैं? 2008 से चल रही बेटी बचाओ योजना की जगह मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। उस वक्त कहा गया सरकार सिर्फ रीपैकेजिंग कर रही है, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं? दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या था कि भारत में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है उसका बैलेंस बना रहे। 2014-15 में भारत में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने के बाद 2023 और 24 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं का यह अनुपात बढ़कर 930 हो गया। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का असर इन आंकड़ों में दिखता है। अब दूसरी योजना पर आइए। 2014 से पहले भारत में निर्मल भारत अभियान चलता था। इस योजना का आलम यह था कि आजादी के 67 साल बाद भी 2014 तक देश का सिर्फ 37% हिस्सा खुले में शौच से मुक्त घोषित हो पाया था। 67 साल बीत जाने के बाद भी ओनली 37%। देश के 63% हिस्से में खुले में शौच कर जाना या शौच पर जाना एक अभिशाप अभी भी बना हुआ था। फिर 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हैं और अगले 5 साल में देश को इस अभिशाप से मुक्त कर देते हैं, टारगेट सेट करते हैं। इसका रिजल्ट ठीक 5 साल के अंदर 2 अक्टूबर 2019 को देश में सभी गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गए। एक और योजना 1985 से 2016 तक गरीब लोगों के लिए भारत सरकार इंदिरा आवास योजना चलाया करती थी। 31 साल इस योजना के तहत देश में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को घर बनाने में सरकार की मदद मिली। 31 साल। और मोदी सरकार ने 2016 में इंदिरा आवास योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की, नाम बदला। ठीक है, काम बदला क्या? नतीजा क्या रहा? 9 साल में 2 करोड़ 92 लाख 33,730 लोगों को इस योजना के तहत पक्का मकान मिल चुका है। और सरकार का टारगेट है कि मार्च 2029 तक 6 करोड़ 95 लाख लोगों को इस योजना के तहत पक्का मकान दिया जाए। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि योजनाओं का नाम बदलकर उसे नए सिरे से लागू करना कोई सनक नहीं है, बल्कि उस योजना के उद्देश्य को धरातल पर उतारने की नीयत है। इनके नतीजे बता रहे हैं कि इन योजनाओं के पीछे आम लोगों तक मदद पहुंचना या पहुंचाने की सही प्लानिंग हुई है। और इसीलिए सिर्फ यह कह देना कि सरकार पुरानी सरकारों की योजनाओं को रीपैकेज कर रही है, नाम बदल रही है, गलत होगा। आंकड़े इन आरोपों का सच आपके सामने रख रहे हैं और इन सभी आंकड़ों को संसद में पेश किया गया है। किसी ने अपने मन से गढ़ा नहीं है इन आंकड़ों को। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि मनरेगा को आज की जरूरत के हिसाब से बदलने से कांग्रेस को विरासत खत्म होने का डर कैसे सता सकता है और क्या सता रहा है? क्या गांव के लोगों के रोजगार के लिए बनाई गई नई योजना में राम नाम से विपक्ष को परहेज है? क्या सरकार मनरेगा के मौजूदा स्वरूप में जरूरी बदलाव नहीं कर सकती थी? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं।